हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सीटेट की पेडागोजी। सीटेट के लिए पेडागोजी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि बच्चे के लिए माँ। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के बिना अधूरा है, ऐसे ही सीटेट पेडागोजी के बिना अधूरा है। अगर आपने पेडागोजी समझ ली तो समझिए कि आपका सीटेट क्लियर है। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, चाइल्ड डेवलपमेंट की या फिर ईवीएस की। यानी कि जो भी सीटेट के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं उनमें से किसी की भी पेडागोजी हो, आपको समझनी अति आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की पेडागोजी। पेडागोजी, अब पेडागोजी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। अब ये शिक्षा शास्त्र किस चिड़िया का नाम है? शिक्षा शास्त्र वो होता है जिसके अंतर्गत टीचिंग की क्या प्रोसेस है, क्या उसके मेथड्स हैं, टीचर बच्चे को कैसे सिखाए, कैसा उसका अधिक से अधिक डेवलपमेंट करे, कैसे उसकी हर एक कंडीशन, हर सिचुएशन का सामना करे। इन सब बातों का पेडागोजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक टीचर क्या है, वो यही चाहता है कि उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। तो इस शिक्षा शास्त्र के आधार पर ही शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं गणित की पेडागोजी। गणित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, तो इसकी शिक्षा का आदान प्रदान करने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि गणित होता क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो गणित की प्रकृति है उसको समझने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है। ये परिभाषा दी है गैलीलियो ने। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। हालांकि ये डेफिनेशन आपसे सीटेट के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये गणित को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगली टर्म हम देखते हैं कि होमवर्क, गृह कार्य। होमवर्क पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने तथा माता पिता द्वारा बच्चों के शैक्षणिक विकास में सहायक होता है। ये स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देता है। अब जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? गृह कार्य। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सब कुछ स्कूल से ही सीखते हैं और उनका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वाइड होता है। तो वो उसको समय पर समाप्त करने के लिए उसको घर पर दिया जाता है कुछ कार्य करने के लिए, और उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो सिलेबस जल्दी से समाप्त हो जाएगा टाइम पर, दूसरा जो उसके बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी उसको कुछ एजुकेशन देंगे, उसमें हेल्पफुल रहेगा वो, और तीसरा बच्चे के स्वयं अध्ययन, यानी कि बच्चा उससे सेल्फ स्टडी करेगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वो कुछ नोट डाउन करेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से बच्चे में सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। अब जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको अगर ओरली कुछ वर्क देंगे तो हम उसको आसानी से जांच सकते हैं। जैसे अगर हमें बच्चे से पूछना है, कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना है, जैसे हमें बच्चे से पूछ लेंगे अकबर कौन था, तो बच्चा जिस हिसाब से आंसर देगा उससे हमें बच्चे की समझ के बारे में पता चलेगा। तो हम सबसे पहले उससे ओरली क्वेश्चन करेंगे तो हम उसकी जांच, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आसानी से हम जांच सकते हैं कि बच्चा किस बात को कितना समझ रहा है और कहाँ उसका पॉइंट कमजोर है। लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी लिखने का कार्य है उससे क्या होगा, गणित में एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि ओरली सब बच्चे को जो भी नियम सिद्धांत समझा दिए जाते हैं, लेकिन जब तक बच्चा उनको नोट डाउन नहीं करेगा, उनको लिखेगा नहीं, तो जरूरी नहीं है कि जो उसने पढ़ा है ओरली वो सही ही पढ़ा हो। लेकिन अगर वो उनको लिख लेगा तो उसमें उसकी जो मैथ्स में एक्यूरेसी है, जो शुद्धता है वो आ जाएगी और उसका जो मानसिक विकास है वो भी होगा। ग्रुप वर्क, जो बच्चों को समूह कार्य दिया जाता है उसका क्या महत्व होता है? समूह कार्य का महत्व होता है ज्ञान का आदान प्रदान, नई चीजें सीखना आसान। अब हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई अवगुण होता है। तो अगर बच्चों को ग्रुप वर्क दिया जाएगा, समूह कार्य, तो बच्चों में आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होगा, यानी कि वे एक दूसरे के ज्ञान को बांटेंगे, अपने ज्ञान को दूसरों को बताएंगे और दूसरों से ज्ञान ग्रहण करेंगे। इस तरीके से वे क्या करेंगे, नई नई चीजें सीख लेंगे। गणितीय शिक्षण, लॉजिकल थिंकिंग। अब मैथ्स की जो प्रकृति है वो कैसी होती है हमारी? लॉजिकल।
गणित का अध्ययन करने से बच्चों को सभी मानसिक शक्तियों को विकास करने का पूर्ण अवसर मिलता है। अब गणित में क्या होती है कि बच्चे को कोई भी समस्या दी जाएंगी, जैसे कोई भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वो अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसका दिमाग एकदम से क्रियाशील होगा, तो इस तरीके से उसका मानसिक शक्तियों का विकास होगा। अगला हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होता है। ये गणित जो सार संग्रह है ये लिखा गया है श्री महावीराचार्य जी के द्वारा। अब कोठारी कमीशन ने क्या कहा है इसके बारे में, उन्होंने कहा है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। सभी बच्चों को यानी कि एक तरह से गणित पढ़ाने के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनको गणित विषय जरूर ही पढ़ना है। गणित की जो भाषा होती है वो सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गणित के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, वो सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। उनकी हम जो भी वेरिफिकेशन है वो किसी भी स्थान या समय पर कर सकते हैं, वो किसी भी स्थान समय पर नहीं बदलेगा, एक जैसा ही रहेगा। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा है जो उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। अब कोई भी व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका ज्ञान तभी उपयोगी माना जाता है जब वो उस ज्ञान को अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। तो जो गणित की शिक्षा है वो उसका उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है, यानी कि जो बच्चा मैथ्स को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो उसका उचित समय पर प्रयोग कर सके, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग कर सके। जो स्कूली गणित है यानी कि जो स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका सीमित लक्ष्य है कि लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिक संक्रियाएं, माप, दशमलव व परसेंटेज, ये सब मोटी मोटी सी चीज़ें, ये सब स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। और जो इसका उच्च लक्ष्य है वो उसका उच्च लक्ष्य क्या है कि बच्चों के साधनों का विकास करना, उनकी गणितीय सोच व तार्किक विकास करना और अमूर्त की समझ विकसित करना, यानी कि जो बच्चे के सामने इस सामने स्थित नहीं है, जिसको वो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उसको भी वो महसूस कर सके, उसके बारे में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सके। अगला उद्देश्य क्या है कि समस्याओं को सूत्रबद्ध करने व उनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास करना। बच्चों को जो भी समस्याएं दी जाएं वो उसका हल ढूंढने का प्रयास करें ताकि उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका भी विकास हो और जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका भी विकास हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए एक ऐसी पाठ्यचर्या होना चाहिए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए और गणित की शिक्षा को सुगम और सहज बनाए। एनसीएफ 2005 की मदद से एक शिक्षक या एक स्कूल एक बेहतर शिक्षण सामग्री तैयार कर सकता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गणित में मूल्यांकन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।